हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल हमने किया था HMA का सेक्शन 5 टू सेक्शन 8, जिसमें कौन किस किस टाइप की मैरिजेस जो होती हैं वो वैलिड होती हैं और कौन कौन सी वॉइड होती हैं। और आज हम करेंगे सेक्शन 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये हमारे आम जो हमारा एक ऐसा जीवन होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये टॉपिक। सेक्शन 9 का रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आगे इस चीज़ के बारे में बताऊंगी मैं आपको, इसके मीनिंग के बारे में, इसके इंसेंशियल फीचर्स क्या हैं, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9 एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9 एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। सबसे पहले फ्रेंड्स हम करेंगे रेस्टिट्यूशन का मीनिंग। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक सेक्शन है, सेक्शन 9, जो कोई भी, चाहे एक हस्बैंड हो या चाहे वाइफ हो, कोई भी स्पाउस हो, वो एक दूसरे के खिलाफ ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं सेक्शन 9। जैसे एक स्पाउस, कोई भी, चाहे ही और शी हो, उनके ऊपर ना कुछ कॉन्जुगल राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज होती हैं। जब दोनों में से कोई भी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पाता है, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच करती है, तो वो क्या करते हैं, उस घर को छोड़कर किसी अपने घर चले जाते हैं, या जहाँ पे वो दोनों एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, वहाँ से चला जाता है और दूसरा वहीं रहता है। तो एक पिटिशनर जो केस फाइल करता है, कोर्ट में पिटिशन डालता है, सेक्शन 9 का केस डालता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, और जिसके अगेंस्ट डाला जाता है वो होता है रिस्पोंडेंट। उसको बुलाने के लिए कि तुम वापस आ जाओ, कि मैंने कुछ नहीं किया है। ये ज़्यादा करके जो हस्बैंड्स होते हैं ना, वो अपनी सेफ साइड्स के लिए सेक्शन 9 का केस डालते हैं कि तुम घर छोड़ के चली गई हो, तुम वापस आ जाओ, मैं तो तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें अपने घर में रखना चाहता हूँ। ये है सेक्शन 9। तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रेस्टिट्यूशन होता है रिस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, जिसमें हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते। और कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं? जैसे ड्यूटी टू कोहेबिट। कोहेबिट क्या मीन्स? टू लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना, हस्बैंड वाइफ लिव टुगेदर एक छत के नीचे। और सेकेंड होती है ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर, फिजिकली मेंटली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना, एक दूसरे के साथ कंपनी देना एक दूसरे को। ठीक है, ये होता है रेस्टिट्यूशन का मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे इंसेंशियल फीचर्स ऑफ रेस्टिट्यूशंस ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसमें 4 टाइप्स आते हैं। पहला आता है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होगा? वो वाइफ होगी। हस्बैंड जो होगा वो पिटिशनर होगा, और जो केस डालता है वो पिटिशनर, जो जिसके खिलाफ डालता है वो रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर। रिस्पोंडेंट जो है, जो वाइफ है, वो पिटिशनर अपने हस्बैंड की सोसाइटी को छोड़कर वहां से दूर चली गई है, अपने फादर मदर के पास चली गई। ठीक है। सेकंड आता है विड्रॉल इज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। उसके घर छोड़ने का कोई भी रीजनेबल कॉज हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। थर्ड, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट स्टेटमेंट मेड इन पिटिशंस आर ट्रू। कोर्ट ही सेटिस्फाइड, जो पिटिशन पढ़ता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये जो पिटिशन इसने दायर की है वो ट्रू है या फॉल्स है। वो ट्रू है तो उसको वो अपना लेता है, मतलब कि उसको एप्लीकेशन को रख लेता है। फोर्थ, देयर इज नो लीगल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन। जज कभी भी ये नहीं कह सकता कि हम इस पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम पढ़ते हैं आज एक केस लॉ के बारे में पढ़ते हैं, रवि कुमार वर्सेस जुलमी देवी, 2010 सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court said that it was held that the element of animus, that is the intention to desert, is the most important element in determining the effects of desertion. Desertion क्या होता है? भाग जाना, या भाग गई है वो अपने घर से। The said spouse should actually have the desire to stay away from the other spouse. जरूरी नहीं है कुछ कॉजेज ही हो उसके दूर जाने के, या इसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, कोई क्रुएलिटी की है, या मेरे साथ कोई वायलेंस की है, इसीलिए मैं घर छोड़ के आई हूँ। नहीं, कुछ भी कॉज हो सकते हैं, मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस करके भी भाग के आ सकती है, अपना घर छोड़ के जा सकती है वो। नेक्स्ट, इन द नेम ऑफ रंजना केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार केजरीवाल, 1997, बॉम्बे हाई कोर्ट का है ये केस, जिसमें पिटिशनर वाइफ, जो पिटिशनर है हस्बैंड है, उसकी वाइफ अलेज दैट द हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड। वो कहती है अपनी जब रिस्पोंडेंट को रिप्लाई करना होता है तो वो कहती है मैंने इसलिए घर छोड़ा बिकॉज मेरे हस्बैंड की ऑलरेडी मैरिज हो रखी थी, एंड हैड सप्रेस्ड दैट फैक्ट फ्रॉम हर। जब अभी मेरे उसमें आया, नॉलेज में आया ये कि इसने तो शादी कर रखी है, इसलिए मैं घर से चली गई। द कोर्ट हेल्ड दैट द पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन फॉर कॉन्जुगल राइट इज नॉट मेंटेनेबल। कोर्ट ने बोला कि ये राइट, पिटिशनर को कोई राइट नहीं है ये एप्लीकेशन दायर करने का, सिंस देयर इज नो लीगल मैरिज। अब
आता है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, वो घर छोड़ के गई है, कोई तो कॉज होगा, कोई तो कारण होगा, बिना कारण के तो नहीं छोड़ के गई होगी। अब वो पढ़ेंगे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड हमें अंडर सेक्शन HMA के 12 एंड 13 में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसको डिफाइन करके अच्छी तरह से कि रीजनेबल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें जो वाइफ है वो घर छोड़ के क्यों चली गई है, या हस्बैंड है वो घर छोड़ के क्यों चला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पिटिशनर कोर्ट में लाया है तो ये एप्लीकेशन रिस्पॉन्डेंट क्या बोल सकती है, वो किसको क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। हो सकता है बायोगैमी है, इसने दो शादियां कर रखी हैं जी, मैं इसलिए घर छोड़ के आ गई, ये क्रुएलिटी करता है, मुझे मारता है, पीटता है, ये मेरे साथ दहेज की मांग करता है, ये मुझे बोलता है कि ये सब काम तुम करो, मेरी मदर नहीं करेगी ये काम। मुझे बहुत सी, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, वो कहता है नहीं जी बेटी नहीं बेटा होना चाहिए। कई कारण हो सकते हैं जी, ये शराब पी के आता है, ये नशे करता है ना, इसका साउंड माइंड जो है, वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका है ही नहीं है, वो अनसाउंड माइंडेड है बंदा है, वो थोड़ा सन की टाइप का इंसान है, तो मैं इसके साथ, ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, है ना। तो वाइफ बोल सकती है, ये रीजनेबल कॉजेज हैं उसके देने के। अब एक्सप्लेनेशन, अब ये सब चीज़ें उसने वाइफ ने बोल दी, अब एक्सप्लेनेशन भी तो आती है, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये प्रूफ किसको करना है कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा करता है। अरे अगर सेक्शन 9 किया है, तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती हो, तुमने कोई ना कोई कंप्लेंट भी दी होगी पहले, कि ऐसा तो नहीं हुआ फर्स्ट टाइम उसने तुम्हें एक ही बार मारा और तुम एक ही बार घर छोड़ के आ गई। नहीं, सबसे पहले अगर आप सेक्शन 9 का हस्बैंड ने डाला हुआ है, आपको वापस लेके जाना चाहते हैं, आपने रिस्पॉन्डेंट को, वाइफ को, अपने बर्डन ऑफ प्रूफ जो होंगे वो प्रूफ करने पड़ेंगे कि इसने मेरे साथ क्रुएलिटी की है। देखो मेरे यहाँ पे मैंने कंप्लेंट की, पुलिस को फ़ोन किया था, मैंने पुलिस 100 पे कॉल किया, देखो उसने मुझे कितना मारा है, मेरे कितने निशान हैं, मैंने अपना मेडिकल करवाया, मतलब कि उसको प्रूफ करना होगा। और ये सारे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहते हैं, रिस्पॉन्डेंट के ऊपर रहता है, जो वाइफ है उसके ऊपर रहता है ये। अब कोर्ट जो है वो डिग्री किसकी फेवर में करेगी, कोर्ट तो डिग्री उसी की फेवर में करेगी जिसका पलड़ा भारी होगा। कोर्ट को लगेगा हाँ ये रीजनेबल कॉजेज दे रही है, ये लड़की ठीक कह रही है, ये ऐसा ही करता होगा, ये तो शक्ल से ही ऐसा लग रहा है, और ये काम भी ऐसे करता है, इसकी और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई हुई है। और ये भी हो सकता है हस्बैंड बोले जी इसके तो जो फादर मदर हैं वो इसको भड़काते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो जान के ऐसे कर रही है, वो वैसे है नहीं एक्चुअल में, उसके फादर मदर उसको बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए, उसके कान भर रहे हैं उसके रिश्तेदार। तो कोर्ट को भी, कोर्ट बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब चीज़ों का पता होता है, बिकॉज आए दिन वो नए से नए केसेस से उलझते रहते हैं, आते रहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएलिटी ऑफ सेक्शन 9, अब इसमें सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का एक केस लॉ है 1984 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9, कॉन्जुगल राइट इज इनहेरेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। Section 9 only codifies the pre-existing law. The provision of reasonable excuse is the built-in safeguard against the misuse of Section 9. ठीक है, Section 9 का हम मिसयूज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा। अब इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉम्प्लाइंस ऑफ डिक्री अंडर Section 9, मानो अब अंडर Section 9 लड़के ने कर दिया है, पिटिशनर ने फाइल कर दिया है, रिस्पॉन्डेंट उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, वो कुछ बोल ही नहीं दे रही है, वो कह रही है जी तुमने केस डाला है डालते रहो, मैं तो कुछ उस चीज़ का रिस्पांस नहीं दूंगी, मैं तो कुछ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कोई आऊँगी नहीं इस चीज़ के बीच में। तो इस चीज़ में क्या होता है, डिक्री किसके क्या हो जाती है, डिक्री विल बी एनफोर्स्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर उस चीज़ का उसको फॉलो नहीं करते हैं, अगर मानो लड़के को कोई ऑर्डर दिया गया है या लड़की को कोई ऑर्डर दिया गया है, तो अगर उस डिक्री का नॉन कंप्लायंस करते हैं, उस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट विल बी एनफोर्स्ड बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को वो अटैच कर सकती है। कोर्ट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती अगर आप सेक्शन 9 की केस में आप नहीं जा रहे हो, या नहीं वो ऑर्डर का संबंध नहीं ले रहे हो, या नहीं उस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हो, तो कोर्ट अरेस्ट नहीं कर सकती। वो सिर्फ क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है प्रॉपर्टीज़। इसका ऑर्डर 21 रूल 32 CPC में दिया गया है। अगर लड़की 1 साल तक, 1 ईयर तक, दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं एक साथ नहीं रह रहे हैं, और लड़की 1 साल हो गया उसको छोड़कर चली गई है, अपने मायके चली गई है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, दे आर सेपरेट विद ईच अदर, और दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो इस ग्राउंड पर क्या हो सकता है, इस ग्राउंड पर कोर्ट अगर दोनों में से कोई भी डिवोर्स लेना चाहता है तो क्या कर सकता है, इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 13(1)(a) जो म्यूचुअल में होता है।
दोनों कह रहे हैं जी हमें डिवोर्स लेना है, वो हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और हमें 1 साल हो गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग्स मैच करती हैं, मैच ही नहीं करती हैं, हम ये किसी और तरीके से सोचता है, मैं किसी और तरीके से सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग कुछ ऐसी है, उसकी थिंकिंग कुछ ऐसी है, तो हम दोनों की तो मैच ही नहीं हो सकती जी अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करना चाहते हैं, अंडर सेक्शन 13(1)(a) क्लॉज 2 में हम इसमें क्या होता है, HMA के म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर सकती है अंडर द ग्राउंड ऑफ दिस। अब ये सब चीज़ें हो गई, अब लड़की ने केस फाइल वो कर दिया। सबसे पहले तो ये 13 सेक्शन जो 13 है ये भी हम पढ़ेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में, लेकिन इसमें ये चीज़ जो है एक हमारे आम जिंदगी में भी बहुत ज़रूरी होती है कि सेक्शन जो 9 है उसको बहुत अच्छी तरह से समझना। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, नहीं इसको नहीं जाना चाहिए, मैं इसको वापस लेके आना चाहता हूँ, तो वो सेक्शन 9 का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी स्पाउस दोनों में से सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हैं। और जो केस फाइल करेगा वो पिटिशनर होगा और जिसके अगेंस्ट करेगा वो रिस्पोंडेंट होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने किया है सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और कल हम करेंगे सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये चैप्टर ये टॉपिक, ये सेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है आपको कि नहीं हमें ये टॉपिक नहीं समझ आया, इस चीज़ के बारे में, ये चीज़ जो मैंने बोली है वो चीज़ नहीं, आपको कोई केस लॉ नहीं समझ आया है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना। और फ्रेंड्स एक्चुअली आज मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज़ मैं हिमाचल आई हुई हूँ। मेरे फादर और मदर जो हैं वो हिमाचल रहते हैं और मुझे यहाँ पे आना पड़ा बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था और सिस्टर की डेथ के बाद 1 मंथ ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मम्मा पापा के पास मैं आ गई। तो यहाँ पे हिमाचल में थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, तो मुझे एक्चुअली मैं वीडियो मॉर्निंग से अपलोड कर रही थी, तो वीडियो अपलोड होने में इतना टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है लेकिन अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। पर शायद आपको मिल तो ज़रूर जाएगी आपको वीडियो। मैंने तो अपलोड कर दिया है और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। हो सकता है मैं वो वीडियो अभी अपलोड कर दूँगी जल्दी ही, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। तो हम जो अब करेंगे ना वो सेक्शन 10 करेंगे जुडिशियल सेपरेशन। ये एक्चुअली मैं सिंगल चैप्टर सेक्शन जो इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये सेक्शन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना एज कोर्ट में, तो ये सेक्शंस हमें बहुत काम आते हैं। मैं ज़्यादा करके जो मेरे पास केसेस आते हैं वो यही केसेस होते हैं, HMA के ही केसेस होते हैं। तो मुझे पता है कि इन चीज़ों की कितनी इम्पॉर्टेंस है और कितनी वैल्यूबल है, इसीलिए सेक्शन 9 मैंने अकेला ही पढ़ाया आपको, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय।